सही माना जाएगा। इस तरह मेसोपोटामिया के निवासी विज्ञान और गणित की उन्नत परंपराओं से अवगत थे और पाइथागोरस परिमेय भी मेसोपोटामिया की सभ्यता का ही देन है कि जो मेसोपोटामिया में जो पाइथागोरस आप ये लिखते हो ना, यहाँ पे हाइपोटेनस इक्वल्स टू में ये पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर जो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे सुमेरियन व्यापारियों ने अपना हिसाब किताब रखने के लिए कील जैसे चिन्ह बनाकर लेखन कला का विकास क्या इसे क्यूनिफॉर्म या किलाछार लिपि कहते थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है। देखो ये इंपॉर्टेंट है। क्यूनिफॉर्म लिपि को सबसे पहले एक ब्रिटिश अफसर हेनरी लॉरिसन ने इसे पढ़ा था। याद रखना, क्यूनिफॉर्म को सबसे पहले किसने पढ़ा था? हेनरी लॉरिसन ने पढ़ा था। ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। फिर धीरे धीरे भाइयों, तो मेरे भाई क्लास 11th में जो हिस्ट्री है, तो आप लोग टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि जिनको वर्ल्ड हिस्ट्री से दिक्कत होती है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा और बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया, बहुत ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, तो मेरे भाई एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मैं अभी आपको डिस्कस करके बता दूंगा। तो इस वीडियोस के बाद आपको पहला चैप्टर ऐसा हो जाएगा कि आप किसी को समझा सकते हो, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये 10 मिनट का शो दिया, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि मैं लाइन टू लाइन सारी चीज को एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरे भाई आप सभी का स्वागत है एसएसपी ह्यूमैनिटीज पे क्लास 11th में। अगर आप लोगों ने ह्यूमैनिटीज ली है तो मेरे भाई ये चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। आप चाहे किसी स्टेट से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो या आईसी बोर्ड से हो या व्हाटएवर, किसी भी स्टेट से हो, बिहार यूपी से, किसी से भी, अगर आपके पास ये चैप्टर है तो ये चैप्टर आपके लिए रामबाण होगा। तो बस फटाफट से देखते जाओ, ईच एंड एवरीथिंग आपके क्लियर हो जाएंगे। एट देन लास्ट तक आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगा और उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो मेरे भाई चलो शुरू करते हैं फटाफट से। आपके सामने सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये आप सबको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये एक सभ्यता आज का नहीं है, बहुत ओल्डेस्ट माना जाता है। और जिसमें कि आपको एक बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें पढ़ना क्या क्या है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है, सभ्यताओं का संगम स्तर क्या है, इनका भौगोलिक विस्तार क्या है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। जो मेसोपोटामिया के भौगोलिक विस्तार है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन, अर्शियन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ से एग्जाम में अंदर क्वेश्चंस बना है। तो मेरे भाई मैं वो सारे टॉपिक डिस्कस करूंगा जो आपके सामने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लास्ट टाइम में कैल्डियन पूर्व समाज के बारे में पूछ दिया था, मेसोपोटामिया की सभ्यता का क्या क्या विशेषता था। जैसे मान लो ये वाला टॉपिक छोड़ दो, सामाजिक जीवन क्या था, कृषि पशुपालन कैसा था, व्यापार कैसा था, धार्मिक ज्ञान, सतपता, किला, ये सिंधु घाटी सभ्यता, और इन दोनों कंपेयर में। तो मतलब अगर आप ये टॉपिक कर लेते हो तो समझो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है और ये चैप्टर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। नहीं हो तो भैया सब्सक्राइब कर लेना, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, क्योंकि मेसोपोटामिया का अर्थ सबसे पहले देखेंगे। अर्थ जब भी कोई आंसर आप लिखोगे तो उन आंसर पे सबसे पहले मेसोपोटामिया को बताना होगा। तो सबसे पहला टॉपिक आप कॉपी में भी डाल सकते हो, नहीं तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मैं बता दूंगा कहां पे, तो आप ये से प्रिंट आउट करवा लो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखो, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विस्तार क्षेत्र क्या है। विश्व की सभ्यताओं में मेसोपोटामिया की सभ्यता महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देखो अगर हम मेसोपोटामिया की बात करते हैं तो मेसोपोटामिया हो या हड़प्पा हो या मिस्र का हो या कोई भी सभ्यता हो, इनमें सबसे ओल्डेस्ट ये माना जाता है। तो एक पॉइंट याद रखना, इस पॉइंट को अपना अच्छी तरीके से क्या कहते हैं दिल दिमाग में बिठा लो मेरे भाई, क्योंकि ये से दिल दिमाग में बिठाओगे तो आपका काम हो जाएगा। विश्व की सभ्यताओं में मेसोपोटामिया की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान है। देखो कैसे कह रहा है, मेसोपोटामिया ग्रीक भाषा की, क्या कह रहा है यहाँ पे, मेसोपोटामिया जो है यहाँ पे ग्रीक भाषा के दो शब्द, ये मेसोस और ये पोटामिया से मिलकर बना है। मेसोस का अर्थ होता है मध्य, मध्य मतलब होता है सेंटर, और पोटामियस का अर्थ होता है नदी, अर्थात दो नदियों के बीच का क्षेत्र, उसे द्वाब कहते हैं, जो मेसोपोटामिया कहा जाता है। आपको ये बिल्कुल एनसीईआरटी का पूरी एक लाइन टू लाइन मिलेगा। इसको भाई काफी दिनों से मैं टीम को बोल रहा था कि भाई एक ऐसी पीपीटी तैयार करो जो कि आपके लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ना पड़े हमारे शीर्षेलियों को, वो चीजें आपको यहाँ मिलेगा। दिल दिमाग से पूरा देख लेना, आपका काम पूरा सेट होगा मेरे भाई। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पश्चिम एशिया में फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित वर्तमान इराक को प्राचीन काल के मेसोपोटामिया कहा जाता है। जो आज प्रेजेंट हमारे पास क्या है, ये इराक है, इराक उसे कहा जाता है। और इराक कहाँ पे है, ये फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, समझे मेरे भाई। तो चलो हम आगे चलते हैं, स्थिति आपको पता चल, मतलब ये पता चल गया। अब सभ्यताओं का संगम स्थल किस तरीके से, कहां पे क्या क्या मिला, तो आपने एक चीज देख लिया, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है। मेसोपोटामिया एक आधुनिक वर्ल्ड में, मतलब कि जो प्राचीन वर्ल्ड में सबसे पुरानी सभ्यताओं से जाना जाता है, जिसमें मेसोस और पोटामियस, मेसोस का अर्थ होता है मध्य, बीच, और पोटामियस का मतलब होता है
जो नदियां होती है, दो नदियों के बीच के द्वाब कहते हैं, वहां पे जो बसा हुआ क्षेत्र उसे मेसोपोटामिया कहते हैं। और उसके बीच में भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जो अभी आप जो मेसोपोटामिया करंट स्टेज मतलब सिचुएटेड है, ये आपके फारस की खाड़ी के जो बीच सेंटर मतलब ईरान है, ईरान के मध्य में स्थित है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। और कौन सी दिशा में है, तो वो आपके नॉर्थ में है, उत्तर दिशा में। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, समझे। सभ्यताओं का संगम स्थल क्या है, ये भी पॉइंट आप समझो। देखो मेसोपोटामिया का क्षेत्र उत्तर में काला सागर है, तो दक्षिण में यहाँ पे अरब सागर है। तो इंपॉर्टेंट बनाना, अगर मैं यहाँ पे वर्ल्ड का एक मैप बनाऊं, अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, ये आपका काला सागर हो जाएगा, समझे मेरे भाई। अगर हम दक्षिण की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके अरब सागर हो जाएगा, जो कि अगर हम भारत का मैप बनाते हैं तो आपको समझ आएगा अरब का सागर यहाँ पे है। फिर पूरब में कैस्पियन सागर है। अगर हम बात करते हैं इधर पे ईस्टर्न वाली साइड पे, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कैस्पियन सागर हो जाएगा। फिर यहाँ पे ईरान का पठार फारस की खाड़ी तथा पश्चिम में भूमध्य सागर एवं काला सागर से घिरा हुआ है। ये आपके पूरी एक सिचुएशन दिखा रहा है। तो आपको कुछ दिखना सारे महासागर के बीच में है, तो यहाँ पे भाई कुछ न कुछ नदियों का ज्यादा सोर्स होगा, जो दो नदी आपको पता ही है। देखो मेसोपोटामिया के क्षेत्र ये समीपवर्ती सागर निकटवर्ती देशों के साथ इसके संपर्क में सहायक है, जिसके कारण यहाँ की सभ्यता मियोन सिंधु, देखो मीनोन कहता है, मिनोन सिंधु एवं चीन की सभ्यताओं के संपर्क में आई हो। विश्वास है, क्योंकि ये सारे इस वर्ल्ड से एक दूसरे से कनेक्ट है। फिर इसी प्रकार दक्षिण पश्चिम एशिया को समकालीन सभ्यताओं का संगम कहा जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखना, जो अगर हम दक्षिण और पश्चिम एशिया की बात करते हैं तो समकालीन सभ्यताओं का संगम स्थल, मतलब जितने भी हैं सब आके यहीं मिलते हैं। फिर भौगोलिक विस्तार आता है कि किस तरीके से मेसोपोटामिया कहाँ पे क्या क्या फैला हुआ है। देखो भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से देखें तो ये आप सबसे इंपॉर्टेंट देखो, दक्षिण पश्चिम एशिया को प्रमुखतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर में पर्वतीय भाग है, आप जानते हो ऊपर वाले हिस्से में पर्वत भाग है भाई। फिर मध्य का उपजाऊ आर्द्र भाग है, दक्षिण का अरब का विशाल यहाँ पे विशाल मरुस्थल है। और तीनों भागों को समय समय पर अनेक जातियों ने अपनी अपनी क्रीड़ा स्थली बनाया और सभ्यताओं का विस्तार किया। मतलब जैसे जैसे जितने भी जगह थे उन जगह पे पुराने जमाने में जितने आदिवासी हैं उन जगहों को उन्होंने अपना डेवलप करना शुरू कर दिया। तो नदियों ने इराक को, आप जानते हो, जो फरात और दजला और फ्रात, जो ईरान की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कह सकते हो, इनको इन दोनों नदियों ने सुविधा दी। जिस तरह से मिस्र को नील नदी ने दी, और यदि नील नदी मिस्र के लिए वरदान तुल्य है, तो मेरे भाई इसके लिए कि यहाँ पे दजला और फ्रात नदी भूभाग के लिए वरदान के समान है। दोनों नदियां आर्मेनिया पर्वत से निकलती है। तो एक इंपॉर्टेंट नंबर क्वेश्चन क्या निकलता है, अगर कभी आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि दजला फ्रात नदियां भूभाग जो वरदान है ये कौन से पर्वत से निकलती है, अर्मानिया पर्वत से निकलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी आपके क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भले आपको कद का पॉइंट ना दिखे, लेकिन आप इसे नोट डाउन करना, अर्मानिया पर्वत से क्या है, दजला फरात निकलती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते तो मेसोपोटामिया के क्षेत्र में दजला फरात की घाटी में क्रमशः 4 सभ्यताओं का विकास हुआ, सुमेरियन का, बेबीलोनियन का, अर्शियन का और यहाँ पे कैडियन का। तो मेरे भाई ये जो है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप मेसोपोटामिया के आंसर्स लिखोगे, उन आंसर्स में अगर आप ये लिखते हो तो मेरे भाई आपके आंसर के 4 चांद लगेगा और आपके पूरे नंबर मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, मेसोपोटामिया के क्षेत्र जो कि दजला और फरात घाटियों में 4 सभ्यताओं का विकास करता है, सुमेरियन, बेबीलोनियन, अर्शियन और कैडियन। तो ये 4 सभ्यता थे जो कि सबसे पहले डेवलप हुए थे। और इन सभ्यताओं के अन्यत्रों में ये सुमेरियन, बेबीलोनियन एवं कैडियन ने शांतिपूर्वक सांस्कृतिक सृजन किया, और वहीं अर्शियन ने सैनिक तत्वों का अधिक विकास किया और एक प्रकार से मेसोपोटामिया की संस्कृति की रक्षा करने में सफल रही। तो ये याद रखना, जो अर्शियन के राजा लोग थे इन्होंने सबसे ज्यादा क्या करा, मेसोपोटामिया की जो संस्कृति थी उसको बचाने के लिए इन्होंने सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगाया। ठीक भाई, कि इन सभ्यताओं के विकास में यह कहावत प्रचलित है कि सुमेरियन ने सभ्यता को जन्म दिया। तो ये कहते हैं कि सुमेरियन ने क्या कर दिया, यहाँ पे सभ्यता को जन्म दिया। क्यों जन्म दिया, क्योंकि अर्शियन ने क्या करा, वहां पे सारी चीज को बचाया, संस्कृति को, और यहाँ पे सुमेरियन कहते हैं सभ्यता को जन्म दिया। बेबीलोनियन ने उत्पत्ति के चरम शिखर तक पहुंचाया और अर्शियन ने उसे आत्मसात किया। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है सुमेरियन
टीन और तांबा को, याद रखना, टीन और तांबा को मिलाकर कांच तैयार किया करने के कौशल प्रचलित थे। वास्तुकला विशेष रूप से मेहराब या गुप्त एवं स्तंभों में आविष्कार सुमेरियन की थी। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टीन और तांबा मिला के खाद से बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट था। फिर क्या है, बेबीलोन के सर्वप्रथम जो सर्वप्रमुख शासक ये हमराबी था, जिसने विभिन्न नगर राज्यों में होने वाले लड़ाइयों को रोका और सारे के सारे जितने भी लड़ाइयां थी इनमें देश में एक जैसे कानून लागू कर एक दृढ़ राज स्थापित किया। उसकी विधि संहिता के कारण उसे विश्व का प्रथम कानून निर्माण माना जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना, विधि संहिता के कारण उसे विश्व का प्रथम कानून निर्माण माना जाता है। यहाँ जिगुरात अर्थात मंदिर की संपत्ति को माने जाते थे। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना भाई, समझ रहे हो, ये सारी चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आपके बेबीलोन का प्रथम शासन हमरबू था, जो हमराबी था, जिसने विभिन्न नगर राज्यों में होने वाले लड़ाइयां रोककर और सारे के सारे जितने पॉइंट्स थे देश को एक जैसा कानून लागू किया जैसे, और दृढ़ यहाँ पे शासन बनाया और विधि शासन के हिसाब से पूरे विश्व में सबसे पहले कानून निर्माता माना जाता है। ये सबसे भाई जब ये सारी चीजें हो जाती है तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट पता चलता है मेसोपोटामिया की सभ्यता की विशेषता क्या है। देखो हम्मुराबी की विधि संहिता थी। बेबीलोन के सम्राट हम्मुराबी ने अपनी प्रजा के लिए एक विधि संहिता बनाई जो सबसे प्राचीन विधि संहिता है, और सम्राट ने इसे 8 फुट ऊंची पत्थर की शिला पर तत्कृत करवाया और हम्मुराबी की दंड विषयक सिद्धांत जैसे को तैसा था। देखो सामाजिक जीवन वहां का कैसा था मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया सामाजिक जीवन की बात करोगे तो मेसोपोटामिया सभ्यता में राजा पृथ्वी पर देवताओं का प्रतिनिधित्व माना जाता था, और राजा का राज परिवार के बाद दूसरा स्थान पुरोहित वर्ग का था, जो संभवतः राजतंत्र की प्रतिष्ठा से पूर्व शासक रहे, और मध्य वर्ग में व्यापारी, जमींदार व दुकानदार थे। समाज में दासों की स्थिति सबसे नीचे थी। लगातार युद्ध होते रहने के कारण समाज में सेना का महत्वपूर्ण स्थान था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, तो आपने ये देख लिया कि अगर कहीं पे कोई आंसर आएगा तो आप इजी तरीके से बता दोगे। मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषता क्या थी? पहला था हम्मुराबी की विधि संहिता, जो कि बेबीलोन के सम्राट हम्मुराबी ने अपनी प्रजा के लिए एक विधि मतलब कानून बनाया था। और समझे जब कानून बना तो वहां पे शासन भी अच्छा हुआ, शासन तो राजनीतिक चीजें बढ़ गई, संस्कृति भी अच्छा हुआ। फिर वहां के सामाजिक जीवन आपको पता चल गया कि सामाजिक जीवन किस तरह के था। राजा वहां के पृथ्वी पर देवता माना जाता था, जो भी प्रतिनिधित्व होता था राजा राज परिवार के बाद दूसरा स्थान पुरोहित का था। सबसे नीचे जो काम हम करते उनको माना जाता था, व्यापारी लोग को, दास लोग सबसे नीचे थे। इसलिए वहां पे युद्ध भी बहुत होते थे। जो अर्शियन लोगों ने किया था वहां पे उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेना के भी थी। फिर कृषि एवं पशुपालन, कह रहे मेसोपोटामिया के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। यहाँ पे वहां के किसान भूभाग जुताई खेतों हलों से करते थे और बीज कीप द्वारा बोते थे। खेतों की सिंचाई के नदियों के बाढ़ के पानी को नहर तक ले जाकर बड़े बड़े बांधों में इकट्ठा कर लेते थे। हलों से जुताई करने हेतु मवेशी काम में ले आते थे और उनकी नस्ल सुधार के लिए पशु का प्रजनन भी किया गया, और कुम्हार की चाक का प्रयोग सर्वप्रथम इसी सभ्यता ने की थी। ये भी पॉइंट याद रखना। जब वहां पे कृषि पशुपालन आ गया तो व्यापार का भी उद्योग होगा, व्यापार एवं उद्योग दोनों होगा। देखो भाई मेसोपोटामिया की सभ्यता मूलतः एक व्यवसायियों की सभ्यता थी। वहां देवता का मंदिर एक धार्मिक स्थल नहीं, एक व्यवसायिक केंद्र भी था। यहाँ सर्वप्रथम बैंक प्रणाली का विस्तार हुआ, जो कि आप देख सकते हो कि आज जो बैंक प्रणाली होता है ना भाई, यहाँ पे जो बैंक प्रणाली जैसे दान पेटी वहां पे मंदिरों में होता है। मेसोपोटामिया का भारत के सिंधु सभ्यता के व्यावसायिक संबंध था। ये भी पॉइंट याद रखना। यहाँ पे धार्मिक मान्यताएं क्या थी? मेसोपोटामिया के लोग अनेक देवी देवताओं में विश्वास करते थे और प्रत्येक नगर का अपना एक संरक्षक देवता होता था। जैसे जिगुरात का अर्थ था कि पूर्ण स्वर्ण की पहाड़ी, क्या था? जैसे जिगुरात एक देवता था, जिगुरात का अर्थ था स्वर्ग की पहाड़ी। उर नगर में जिगुरात का निर्माण एक कृत्रिम पहाड़ी पर ईंटों से हुआ था। उर के जिगुरात में तीन मंजिलें थी, उसकी ऊंचाई 20 मीटर से अधिक थी, और मेसोपोटामिया के लोग परलोक की अपेक्षा इस लोक के जीवन की व्यवहारिक समस्याओं को केंद्रित था। उनके पुरोहित भी व्यवसाय में लगे थे। मतलब अब सोचो जैसे आज रिचुअलिटीज ना, पहले वहां पे ऐसी रिचुअलिटीज हुआ करती थी। ये आप देख सकते हो, ये उनके मंदिर था। देखो भाई मेसोपोटामिया क्षेत्र के उर का जिगुरात ये था। फिर अब धीरे धीरे देखो जैसे आज मॉडर्न बिल्डिंग्स हो तो वैसा है। ज्ञान विज्ञान कैसा था? विज्ञान के क्षेत्र में
मेसोपोटामिया के लोग की उपलब्धियां महत्वपूर्ण थी। जैसे खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने काफी उन्नति की। जो एस्ट्रोलॉजी होता है, जो एस्ट्रोलॉजी, उन्होंने सूर्योदय, सूर्य अस्त तथा चंद्रोदय, चंद्र अस्त के ठीक समय का ज्ञात कर लिया और उन्होंने दिन और रात का समय हिसाब लगाकर पूरे दिन को 24 घंटों में बांटा था। आप सोच सकते हो कितने मतलब डेवलप थे वो लोग। 7 कंडों, देखो 7 कंडों का मिनट और 60 मिनट के 1 घंटे का सबसे पहले विभाजन मेसोपोटामिया में ही किया गया था। तो आप कह सकते हो 60 सेकंड का 1 मिनट माना जाता था और 60 मिनट का 1 घंटा का सबसे इंपॉर्टेंट विभाजन मेसोपोटामिया में किया गया था। और इसे चंद्र कैलेंडर भी इनके द्वारा बनाया गया था। जो चंद्र कैलेंडर है वो भी मेसोपोटामिया के द्वारा बनाया गया था। तो क्या आप लोगों ने थोड़ा सा भी मैथ्स पढ़ा होगा तो मुझे बता सकते हो एक घड़ी में टोटल कितने डिग्री होते हैं। चलो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 340, यहाँ पे 360 या यहाँ पे 720 या 90, आप बता सकते हो घड़ी में टोटल कितने डिग्री होते हैं कंप्लीट 24 घंटे में। कमेंट करके बताना। फिर रेखा गणित के वृत्त को देखो, रेखागणित के वृत्त को इन्होंने 360 डिग्री में विभाजित करना प्रारंभ कर दिया। इससे पहले आप लोगों ने आंसर किया होगा तो भाई आपका सही माना जाएगा। इस तरह मेसोपोटामिया के निवासी विज्ञान और गणित की उन्नत परंपराओं से अवगत थे और पाइथागोरस परिमेय भी मेसोपोटामिया की सभ्यता का ही देन है। कि जो मेसोपोटामिया में जो पाइथागोरस, आप ये लिखते हो ना, यहाँ पे हाइपोटेनस इक्वल्स टू में ये p² प्लस में b² आना, जो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पे। तो क्या कमेंट कर सकते बता सकते हो, जो साइन थीटा जो है यहाँ पे, साइन थीटा जो आपके पास है ये 30 डिग्री साइन थीटा का कितने के बराबर होता है। आप लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। तो देखो स्थापत्य कला, वहां पे कला भी इंपॉर्टेंट थी। कह रहा मेहराब स्थापत्य कला की एक महत्वपूर्ण खोज थी। मेसोपोटामिया के कलाकारों ने मेहराब का भी आविष्कार किया और झूलता हुआ बाग, उसे हैंगिंग गार्डन कहते थे। गणगणना विश्व के 7 आश्चर्यों की जाती थी जिसका निर्माण नेबुकद्नेस्सर अपने मीडिया रानी के लिए करवाया था, है ना, मीडियन के लिए करवाया था। किला लिखी, देखो भाई वहां पे इंपॉर्टेंट चीज किला भी आएगा। देखो मेसोपोटामिया की पहली लिपि का विकास सुमेर में हुआ। कहां पर? सुमेर में हुआ। और सुमेरियन व्यापारियों ने अपना हिसाब किताब रखने के लिए कील जैसे चिन्ह बनाकर लेखन कला का विकास किया। इसे क्यूनिफॉर्म या किलाछार लिपि कहते थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है। देखो ये इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म लिपि को सबसे पहले एक ब्रिटिश अफसर हेनरी लॉरिसन ने इसे पढ़ा था। याद रखना, यूनिफॉर्म को सबसे पहले किसने पढ़ा था? हेनरी लॉरिसन ने पढ़ा था। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। फिर धीरे धीरे जब यहाँ पे देखा कि भाई मेसोपोटामिया की सभ्यता है, प्रेजेंट आज ईरान में है, एसएससी ज्योग्राफिकल रीजन है, तो फिर देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध किस तरीके से था। ऐतिहासिक प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन थी और समुद्री मार्ग से सुमेर, बेबीलोन, सिंध प्रदेश के बीच गहरे व्यापारी संबंध थे। इनके कारण दोनों में कई समानताएं भी मिलती है, क्योंकि आप अगर बात करो सिंधु घाटी सभ्यता की या मेसोपोटामिया की, दोनों में कुछ ना कुछ मिक्स सेम चीज है। सिंधु घाटी सभ्यता से काफी मिलता जुलता जीवन और परंपराओं मेसोपोटामिया में थी और दोनों सभ्यता के लोग अस्तित्व मूर्ति पूजन थे। उस समय के समाज में मंदिर और देवताओं की मूर्ति और पूजा करने का परंपरा था। दोनों सभ्यता में महीनों की संख्या 12 थी और यहाँ काल गणना चंद्रमा की गति पर आधारित थी। अधिमास, अष्टमी, पूर्णिमा की बड़ी तिथियों मानी जाती थी, जो आज कैलेंडर में हम देखते हैं। सिंधु में मेसोपोटामिया की निर्यात की जाने वाली वस्तु में सूती वस्त्र, क्या किया जाता भाई? सूती वस्त्र और इमारती लकड़ी, मसाले, हाथी दांत एवं पशु पक्षी रहे होंगे। और केस और लाक्स, निपुण पेट, ये जगह है भाई टोपोगा आदि मेसोपोटामिया के नगरों में से सिंध सभ्यता की लगभग 1 दर्जन मोहरें मिली। तो ये भी पॉइंट याद रखना, क्योंकि मेसोपोटामिया में बहुत काफी सारी चीजें साक्ष्य के तौर पर मिला। और मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता के नगरों द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हरिभात रंग का एक क्लोराइट्स प्रस्ताव टुकड़ा, जिस पर चटाई की तरह डिजाइन बनी है, उल्लेखनीय है। मतलब काफी कुछ न कुछ मेसोपोटामिया प्राप्त सिंधु सभ्यता संबंधित अभिलेख, मोहर, जैसे कि देखो जो मेसोपोटामिया में कुछ चीजें मिली तो कुछ हड़प्पा मिला, कुछ हड़प्पा में तो कुछ मेसोपोटामिया, इस तरीके की सारी चीजें मिली। और यहाँ पे कहा जाता है, इसमें संदेह नहीं है कि हड़प्पा समुदाय की
शहरी आबादी में जो आर्थिक विषमता थी वह लगभग वर्ग भेद जैसी थी कि व्हीलर का अनुमान है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के निवासियों के बीच दास व्यापार भी हुआ करता था। दास व्यापार मतलब होता है कि जो लेबर मिस्त्री को होता था एक पार से उस पार ले जाते थे। तो ये आपके मेसोपोटामिया के मेरे भाई जो शॉर्ट चीजें हो सकती थी, जो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हो सकता था, वो मैंने आपको बता दिया। तो आप कमेंट कर बता सकते हो अगला कौन सा चैप्टर हो या पॉलिटिकल में कौन सा चैप्टर हो। जैसे आप बताओगे आपके सामने सारी चीजें आ जाएगी। बस इसके लिए आप लोग कमेंट करना, और नहीं हो तो प्लीज लाइक कर लेना, सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आपको सारी चीजें पता चल जाए। इसका पूरा पीडीएफ आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसे ज्वाइन कर ला, नहीं तो टेलीग्राम पे आपको वहां मिल जाएगा। अगर भाई अभी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, वो भी एप्लीकेशन में डाउनलोड कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई थैंक यू सो मच आप लोग को, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज समझ आएगी। कोई भी दिक्कत परेशानी कमेंट करके जरूर बताना, व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।